दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। जो काम अंग्रेज ना कर सके वो काम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिखाया। यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानियाँ को ख़त्म करके उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल से जुदा हो गए। जी हाँ, अभी जुदा हुए हैं, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। बताता हूँ डिटेल में क्या है सब कुछ, क्या है मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 50 महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है, लेकिन उन 50 के अंदर सबके नाम शामिल हैं सिवाय अशफाक उल्लाह खां के। अशफाक उल्लाह खां का नाम उसमें से निकाल दिया गया है। अब इसको आप ये कहिए कि गैर इरादतन निकला है या जानबूझकर निकाला गया है, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। ये नया पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है वो कक्षा 9 से 12 तक के छात्र पढ़ेंगे। यानी उनको ये पता चलेगा कि देश को आज़ाद कराने में किन महापुरुषों का हाथ था, किन क्रांतिकारियों का हाथ था। दोस्तों, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है इस बात का कि काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के साथ रहे और उसके साथ में 2 अन्य लोगों के साथ रहे। और यहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने आखिर तक अशफाक उल्लाह खां को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की कि राम प्रसाद बिस्मिल के ख़िलाफ़ वो गवाही दे दें, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और हंसकर कहा कि क्रांतिकारियों के साथ में ज़िंदगी का सौदा मत करिए। इनाम जुदा करने में सबसे ताज्जुब की बात यह है कि परिषद के सामने जब ये पाठ्यक्रम रखा गया तो उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया, यानी एग्री करके उस पर जो है मान्यता की मोहर लगा दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इन 50 महापुरुषों को जो शामिल किया गया है उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 3 साथियों के नाम हैं, तो चौथे साथी अशफाक उल्लाह खां कहाँ हैं। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की जोड़ी हमेशा से कायम रही है और हमेशा कायम रहेगी। इसी को लेकर हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य जो हमारे ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो देशभक्ति को लेकर मनाए जाते हैं, उसमें इन दोनों क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का नाम बड़े फ़ख्र से लिया जाता है। मैंने पहले कही थी कि ब्रिटिश सरकार ने जो काम नहीं किया वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने कर दिया। वो इसलिए कही थी कि उस वक्त अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम की बात भी बीच में डाली थी कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के बीच में खटास पैदा हो जाए और दोनों को जुदा कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों जियाले अपने काम में, अपने वतन के ऊपर इस तरह से कुर्बान थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों की बात ना मानकर फांसी के फंदे को गले लगाया था। काकोरी कांड पूरी दुनिया में मशहूर है। 1925 की घटना है कि जब ट्रेन में, जो अंग्रेज़ों की ट्रेन में अंग्रेज़ों का ख़जाना जब रखा हुआ था, तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 3 उनके अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उस ख़जाने को लूटा गया था। और उसके बाद में वो चारों जो अलग अलग बिछड़ गए थे, उसके बाद में जब उन्हें पुलिस ने, उस टाइम की पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, तो उसमें यही शर्तें रखी जा रही थी कि अशफाक उल्लाह खां किसी तरह से इनके ख़िलाफ़ सरकारी गवाह बन जाएं। लेकिन वो गवाह नहीं बने थे और सबको अलग अलग तरीके से फांसी पर लटका दिया गया था। ये तो सही सच्चाई है, इतिहास है जिसे कोई नहीं छुटला सकता। लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो अपना काम किया है और सरकार उस पर आंखें मीच कर बैठी हुई है, उसकी तरफ से ना तो कोई तनकीद आई है, ना कोई बात हुई है और ना ही कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी है। दोस्तों, काकोरी कांड में अंग्रेज़ों का ख़जाना लूटने वाली कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने अंग्रेज़ सरकार को झकझोर दिया था। यानी इस तरह से बगावती लोग पैदा हो गए थे कि वो खुलेआम अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूट रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा था कि शायद अब हमें हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि जब इस प्रकार की बगावत आ जाए कि उनकी जब हत्याएं होने लगें, उनके ख़जाने लूटे जाने लगें, उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाए, तो लगता यह है कि दमन का अंत हो गया है। और अंग्रेज़ सरकार को यह एहसास हो गया था कि अब उनकी दमनकारी नीतियों का अंत हो गया है। इसीलिए उन्होंने सख्ती बरतना शुरू करी थी कि इस टाइप के लोगों को कुचलने के लिए, क्रांतिकारियों को मारने के लिए, उनको शहीद करने के लिए जगह जगह पेड़ों पर फांसी के फंदे लटकाए गए थे। और जहाँ भी इस प्रकार के क्रांतिकारी उनको मिलते थे वो पेड़ों पर फांसी चढ़ा दिया करते थे। तो उसमें ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, बल्कि सब हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन आज जिस तरह से माध्यमिक परिषद ने ये काम किया है, इसने बड़े सवाल खड़े किए।
अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल चर्चा में है कि पूर्व डीजीपी, अभी जो कुछ दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, उनकी बेटी को 10 करोड़ का बंगला किसी ने गिफ्ट किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए क्या है मामला। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान की बेटी अंशुमाला चौहान के नाम 10 करोड़ का बंगला किसी ने गिफ्ट किया है, और वो गिफ्ट इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिसने ये बंगला उन्हें गिफ्ट किया है उनके बीच में कोई आपस का ब्लड रिलेशन नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सवाल भी खड़े किए हैं कि जहां ब्लड रिलेशन ना हो वहां इतना बड़ा गिफ्ट देना जांच का विषय है। जिस लेडी ने ये बंगला गिफ्ट किया है उनका नाम अरुणा मोहन है। उनका कहना यह है कि मेरा भले ही ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं और बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। इसको लेकर उन्होंने एक शपथ पत्र भी दिया है और कहा है कि कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ये बंगला मैंने अपनी मर्जी से अंशुमाला को गिफ्ट किया है। आपको ये बता दूं कि 2 महीने पहले तक देवेंद्र सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी थे। वो योगी के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। उनके पास विजिलेंस और इंटेलिजेंस का भी चार्ज रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस विवाद के पीछे, ये जो विवाद खड़ा हुआ है, कुछ पूर्व आईपीएस या वर्तमान आईपीएस का हाथ है। ये बंगला नोएडा में गिफ्ट किया गया है। इसका पता है 109 सेक्टर 15A। कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन फ़िलहाल ये बंगला जब अंशुमाला के नाम आया है तभी से इस बंगले के पेपर और बंगले की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बरेली में एक डॉक्टर साहब की आपने करतूत तो सुनी होगी कि एक बच्चे का तुतना कटवाने के लिए उसको अस्पताल में लाया गया, लेकिन उसकी उन्होंने खतना कर दी। सवाल यह है, इसी बात को लेकर वहाँ पे हंगामा भी हुआ कि हिंदू बच्चे की खतना कैसे करी। अगर जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि धोखे से ये हुआ है काम, तो उसका नाम, उसका जो पता, उसका एड्रेस जब हाथ में उनके पर्चा होगा, देखा होगा कि ये बच्चा कौन है, और अगर उनका लगा होगा कि खतना कराने के लिए आए हैं, तो उन्हें एक बार उन्हें कंफर्म करना चाहिए था कि इस बच्चे की क्या होना है, खतना होना है या तुतना कटना है, क्या है। बहरहाल इसको लेके के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। अस्पताल में काफ़ी हंगामा किया था परिजनों ने, और किसी ने इसको साजिश भी करार दिया था। लेकिन डॉक्टरों का कहना यह है कि जो भी कुछ हुआ ये धोखे से हुआ है। इसको लेकर ब्रजेश पाठक ने जांच बैठा दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आखिर में खबर रामपुर से है। रामपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चली थी और इसी को लेकर रामपुर में तीसरी आंख का प्रबंध किया गया था, यानी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। लेकिन ये आज से नहीं, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको बंद हुए, ख़राब हुए। तीसरी आंख बंद है। निगरानी तंत्र को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। अब जिस तरह से इस वक्त क्राइम होते हैं, लोग जगह जगह पर परेशान होते हैं कि क्रिमिनल कौन था, कौन करके भागा है। इसीलिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि पुलिस को आसानी हो उन्हें पकड़ने के लिए। अब रामपुर जो है ये समझ लीजिए भगवान भरोसे है कि यदि कहीं से कोई क्रिमिनल भाग जाता है तो या तो पुलिस की बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस हो तब उनके हाथ आएगा, अदरवाइज़ जो कैमरे से उन्हें मदद मिलने वाली थी वो मदद मिलना उनकी बंद हो गई है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना यह है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में ये बजट पास हुआ था, कैमरे लगे भी थे, और जब कैमरे ख़राब हुए थे उनको मरम्मत करने के लिए काम भी शुरू करवाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका था। वर्तमान पालिका अध्यक्ष जब आई हैं, इन्होंने भी इसके लिए तरफ ध्यान दिया है और इसको काम शुरू करने के लिए बजट पास किया गया है। लेकिन अभी तक ये कैमरे जो हैं अपना काम नहीं कर रहे हैं। निगरानी तंत्र पूरी तरह से ठप है, जबकि सबसे ज़रूरी है कि सीसीटीवी कैमरे चालू होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन्हें वर्किंग ऑर्डर में लाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ता है या किस तरह से क्राइम की घटनाएं होती हैं, जिस तरह से आजकल के क्रिमिनल स्मार्ट हो गए हैं, उनको पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे बहुत मददगार साबित होते हैं। इनका कंट्रोल रूम नगर पालिका और पुलिस कंट्रोल रूम में बनाया गया था। दोनों जगह ही बेकार पड़ी हैं, दोनों जगह से ही अब इन कैमरों में कोई काम नहीं हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।